अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक हम कह सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन देखी गई, यानी कि मंडे का दिन है, आगाज़ है वीक का, और साथ साथ 1000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इट मीन्स के मार्केट के अंदर दोबारा से एक पॉजिटिविटी, दोबारा से एक ग्रीन ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस की जा रही है। और साथ साथ हम कह सकते हैं रिजल्ट सीजन बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई, ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स देखे गए। अब अगर हम बात करें जो एक रेगुलर हमारे जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनके हवाले से, तो यहाँ भी देखे जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत चाम दिखाई दे रहा है। अगर आज ही हम देखें तो बहुत सारी इकोनॉमिक जो हम कह सकते हैं कि न्यूज़ है जिसके इम्पैक्ट्स हैं, खासकर आईएमएफ से एक ट्रांच की डिसबर्समेंट भी इसी मंथ होने वाली है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो मार्केट है इस चीज़ को दोबारा से एक अच्छे ट्रिगर समझकर नंबर्स जो अप कर सकती है। और साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल डिफरेंट सिक्लिकल सेक्टर्स की, तो यहाँ भी तेज़ी देखी जा रही है। तो मार्केट के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर विन विन सिचुएशन है अक्रॉस द बोर्ड, और यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेटर मजीद डे बाय डे होती जा रही हैं। वैसे भी हम अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी रिटर्न्स के हवाले से बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, और पूरी दुनिया ही इस बात को जान रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सिंस 2 और 3 ईयर्स में जितना ज़्यादा गेंस किए हैं, जितने ज़्यादा इसने आउटकम दिए हैं, तो इसके आउटलुक को देख के वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अगर सेविंग करनी चाहिए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करनी चाहिए। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं। खासकर हम वॉल्यूम्स के हवाले से बात करेंगे। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स हमारे सामने आज आ रहे हैं जो कि वॉल्यूम्स जनरेट करते दिखाई दिए, और खासकर इन तमाम चीज़ों में अगर एक डिफरेंट बात देखी जाए तो वो ये है कि ज़्यादातर थर्ड टीयर एंड सेकेंड टीयर स्क्रिप्ट्स ही सामने आते हैं जो वॉल्यूम्स जनरेट करते हैं। तो आज के अपडेट्स भी देखेंगे, आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जो एक आज के दिन का आगाज़ हुआ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इंट्राडे हाई, फिर आज जब क्लोजर हुआ तो एक अच्छी चेंज के साथ, यानी कि बिहेव करती हुई मार्केट और एक अपर साइड पे मार्केट दिखाई दे रही है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि कंसोलिडेशन या करेक्शन मोड भी था। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन हाइलाइट्स। ओपन हुई मार्केट 1,67,085.58 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,68,755.18। आप देख सकते हैं कि ओपनिंग साइड से फिर हायर साइड पे मार्केट ने एक अच्छा हायर साइड पंच किया। लोअर वाज 1,67,386.43 एंड फाइनली क्लोजर 1,68,303.24, यानी कि 1,217.66 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। हमने मार्केट की परफॉर्मेंस देखी है ओवरऑल डे से लेके इंट्राडे हाई इंट्राडे लो, आज की मार्केट में क्या पोजीशंस रही। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। सबसे पहले फरहान रिजवी साहब इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइएगा फरहान के मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे। आज के दिन हम देख रहे हैं वीक का आगाज जब मुस्बत होता है तो कहते हैं ना पूरा वीक मुस्बत जाता है, तो क्या लग रहा है आपको इस पॉजिटिविटी के साथ साथ। और दूसरा ये कि इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से काफ़ी न्यूज़ हैं जो सामने आ रही हैं। देखें, अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, आईएमएफ के रिव्यू की बात करें, या हम करंट अकाउंट्स के नंबर को लेके बात करें, या इकोनॉमिक साइड पे देखें, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को नया जो है वो हाई की तरफ लेके जा रहे हैं। व्हाट वी बिलीव फ्रॉम अ रिसर्च साइड इज मार्केट का अभी भी मल्टीपल जो है वो स्टिल इन द रीलेटिंग साइड। सो वी कैन सी इजीली मार्केट एक नया हाई टेस्ट कर सकती है पोस्ट दिसंबर। जो रिजल्ट्स आएंगे कॉर्पोरेट्स के, ज़ाहिरन लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि उसमें एक बड़ा अच्छा अपसाइड है। सो व्हाट वी बिलीव इज के मार्केट हो सकता है कि आपको पोस्ट दिसंबर रिजल्ट के बाद एक नई रैली 2 लाख इंडेक्स जैसे नजर आ सकती है आप। जी। राइट अच्छा, अगर आज की हम स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस की बात करें तो आज कैसे दिखाई देता है, यानी कि पूरा वीक हमने लास्ट देखा, कुछ करेक्शन भी था, मार्केट ने उसे कंसोलिडेट किया, स्टेबिलिटी के साथ अब आगे बढ़ी है। तो इस वीक के अंदर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन होगी। प्राइस एंडिंग मल्टीपल के हवाले से बात करें तो 9.02 की पी पे अभी हम हैं, और यकीनन ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, देखिए, मार्केट में जब प्राइस मूवमेंट्स की बात करते हैं तो मार्केट अपने टेक्निकल पुराने हाई की तरफ रीटेस्ट कर रही थी। देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑलवेज देयर। सो मार्केट में हमने देखा कि इस लेवल्स पे आके एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज था।
जिसको मार्केट जो है वो थोड़ा-सा लोगों की नज़र में करेक्शन थी। बेसिकली इट्स अ कंसोलिडेशन फेज़। मार्केट किसी ऐसी सप्लाई साइड एरिया को लेके हमेशा इस तरह का रिएक्ट करती है, कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाती है, थोड़े वॉल्यूम श्रिंक होते हैं, ताकि मार्केट अपनी एक नई रैली को बनाने के लिए अपने आप को गियर अप कर सके। सेकेंडली अगर आप मल्टीपल्स की बात करेंगे, देखें हम वी आर गुड पॉपुलेशन कंट्री। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, तो मार्केट का मल्टीपल डेफिनेटली 9 ज़रूर हो गया है। हमने ये 3 साढ़े 3 का मल्टीपल भी देखा और आज हम बात जी, कर रहे हैं, जी, बट जी। इट्स स्टिल देयर आर लॉट ऑफ रूम अवेलेबल, जहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट को और ज़्यादा हम प्राइस इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल में परफॉर्म भी नहीं किया है, जबकि राइट। मार्केट ने इतनी रैली की है। तो स्टिल देयर आर रूम जो कि हेवी इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स हैं। देयर आर स्टिल न्यूज़ ऑन द रेज़ोल्यूशन ऑफ सेक्रेटेरिएट, देयर आर स्टिल न्यूज़ ऑन न्यू डिस्कवरीज़। सो व्हाट आई बिलीव इसके नया साल जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड साइक्लिकल सेक्टर का होगा। अच्छा, ये नया जी। साल आप सोचते हैं तो ईएनपी सेक्टर की बात करें अगर ओवरऑल ही तो यहाँ पर अच्छी चेंज तो देखी गई है। आपको याद होगा 2018 से पहले अगर ऑयल सेक्टर चलता था, ईएनपी सेक्टर चलता था तो कहते थे कि मार्केट आज बढ़ गई है, वरना मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा था, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली हायर साइड पे चले गए थे, इम्पैक्ट्स भी थे और ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने में नहीं आ रही थी। और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये साल जो है वो ईएनपी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। तो आप समझते हैं नेक्स्ट ईयर मजीद ईएनपी जो है वो कैरी करेगा? देखिए, अगर मैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ईएनपी सेक्टर वाज़ नॉट एज़ गुड परफॉर्मर लाइक अगर हम बाकी बैंकिंग स्टॉक्स या दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे। सो ईएनपी सेक्टर ज़ाहिरन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं थी। प्रीवियसली जो फंडामेंटल इश्यूज़ थे उसमें हमने देखा एक सर्कुलेटेड का कैश फ्लो बहुत बड़ा इश्यू बनता था इस ऑयल एंड गैस सेक्टर को एक्सप्लोरेशन साइड को लेने के लिए। सो लोगों का जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस था कि इनकी कैश साइकिल की इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो पे आउट्स क्या आएँगे, कैसे अर्निंग मेंटेन होगी। सो थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक। जो हमने कुछ अरसे के लिए जो मेजर्स लिए इकोनॉमी के लिए सर्कुलर डेट साइड पे या बाकी चीज़ों पे, तो हमने देखा नया सर्कुलर पाइल अप नहीं हो रहा है। सो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो इस सेक्टर को बहुत तेज़ी से रीरेटिंग की तरफ ले जाएँगी। जो मुझे लगता है कि अगले साल के टॉप पिक स्टॉक्स में ज़ाहिरन ऑयल एंड गैस स्टॉक्स होने चाहिए और मुझे लगता है कि एक एक नया बूम साइकिल हम कंस्ट्रक्शन साइड में देखेंगे, तो जिसमें मुझे लगता है कि साइक्लिकल स्टॉक्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा फरहान, आपने बिल्कुल सही बताया, एक डिटेल बात की है। अब मैं थोड़ा सा सेक्टर वाइज पूछना चाहती हूँ। आपने ईएनपी सेक्टर का जिक्र किया, आपने कहा कि नया साल जो है वो सिक्लिकल सेक्टर्स का भी है। तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर पोजीशंस ले पाएंगे? और आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में जिक्र किया था कि अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ज़्यादा हमें अभी लाइमलाइट में रखना चाहिए? वो कौन से सेक्टर हैं जिन पर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? देखिए, हम अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल इस सेक्टर में इतनी बड़ी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं आई है। ज़ाहिरन एक डिमांड का भी इश्यू था, इन्फ्लेशनरी साइकिल से हम बाहर निकले थे, तो नेचुरली एक डिमांड साइकिल थोड़ी-सी खराब थी। व्हाट आई बिलीव इज़ के फरहान, फंडामेंटल्स के हवाले से भी बात करेंगे और टेक्निकल टर्म्स में भी बात करेंगे। कैसे लग रही है मार्केट, खासकर अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें और अगर हम मार्केट के नंबर्स देखें तो 1,68,000, 1,67,000 और यही एक स्पैन दिखाई दे रहा है। तो आपसे यकीनन फरहान दोबारा भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें रिजल्ट सीजन की तो वो भी अच्छा, लास्ट जो हमने रिजल्ट सीजन देखा और अभी भी जो एक आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी एक पॉजिटिव नोट पे ही है। खासकर बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया फरहान ने, तो ऑफ कोर्स 100% से भी ज़्यादा प्रॉफिट बैंकिंग सेक्टर बुक कर चुके हैं। जो लोग बैंकिंग स्टिल सेक्टर में बाइंग करना चाहते हैं या ब्लू चिप लेना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी एक विन विन सिचुएशन है। फरहान, आप हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स में मार्केट कैसी दिखाई दे रही है और अभी मार्केट फंडामेंटल ड्रिवन है या सेंटिमेंटल ड्रिवन है? देखिए, मार्केट सेंटिमेंटल ड्रिवन तो हमेशा जो है वो रहती है। मार्केट हमेशा एक सेंटिमेंट देखती है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखती है। मार्केट को
वो जब चीजें टिक मार्क हो जाती हैं तो डेफिनेटली मार्केट विल एक्ट ऑन द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स आर देयर। अगर आज मैं आपसे बात करूं, फंडामेंटल्स होते हैं, नॉइजेस क्रिएट होती हैं, चीजें खराब होती हैं, तो मार्केट में डेफिनेटली वो रैली खराब हो जाएगी। But for now, market is completely on the fundamental side. I see no issue on fundamental. Market sentiment is driven by the fundamentals. So people, जो investors confidence है, वो भी हम इसलिए देख रहे हैं मार्केट में कि जो है फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो ईयर ऑन जी। ईयर हमने बड़ी मैसिव ग्रोथ देखी है तमाम कॉर्पोरेट्स की अर्निंग में, तो दैट दैट मींस के इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक। जी। अच्छा फरहान, ऑटो सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? ऑटो सेक्टर के हवाले से हमने कोई न्यूज़ अभी सुनी नहीं है, कोई ऐसी कोई फ्लरिशनेस नहीं हुई, तो ऑटो सेक्टर की आप क्या समझते हैं? ये सेक्टर आपको कैसा देखते हैं इस सेक्टर को? ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो देखें, ऑटो सेक्टर में एक ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो सकती है, क्योंकि व्हाट आवर एनालिस्ट बिलीव इज के यहाँ पर जो है वो, जो पहले हम देखते थे कि बहुत ज्यादा डोमिनेंसी थी बाय बाय फ्यू प्लेयर्स, वो थोड़ी सी चेंज हुई है। वो मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, बहुत सारी प्राइस रेंज में चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो इसमें मार्जिन साइड पे आई थिंक देयर मस्ट बी अ प्राइस लैगार्ड। बट ओवरऑल सेक्टर में तो ग्रोथ नजर आएगी। मल्टीपल सेक्टर है, कुछ लिस्टेड हैं कुछ नहीं है, बट हमने देखा जो जो अदर देन द जो नए कंपनीज भी आई थी जिन्होंने नए वेरिएंट्स भी लॉन्च किए थे, उनकी स्टॉक प्राइसेस में भी हमने मैसिव इंक्रीज देखा बिकॉज ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। तो डेफिनेटली इट्स अ स्विच, बट मार्केट में इनमें मुझे हमें लगता है कि थोड़ा सा जो मार्जिन है वो थोड़ा श्रिंक होगा बिकॉज ऑफ द अवेलेबल वैरायटीज एंड द प्राइस वॉर। अच्छा फरहान, एक और हमारे वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और वो चाहते हैं कि उनकी जो अमाउंट है वो भी ज़रा बढ़ जाए, तो क्या एडवाइस करेंगे? लेट्स से अगर उनके पास 100,000 रुपीज़ हैं और वो चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो आप उनको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे लगाने की एक हम कह सकते हैं डायरेक्शन दिखाएंगे? देखिए, मैं सबसे आसान है कि आप अपनी इंडेक्स वेटेज के हिसाब से अपने इस 100,000 रुपीज को का पोर्टफोलियो डिजाइन कर लें। मींस लाइक के अगर इंडेक्स में वेटेज है बैंकिंग सेक्टर का 27%, तो 27% आपके पास टॉप बैंक्स होने चाहिए। अगर 25% ऑयल एंड गैस है तो 25% ऑयल एंड गैस होना चाहिए। ये आपका 50% पोर्टफोलियो हो गया। देन आपके पास सीमेंट्स होने चाहिए, देन आपके पास फर्टिलाइजर एंड आपके पास जो है फार्मास्यूटिकल होना चाहिए। तो दिस इज ऑल व्हाट आई बिलीव कि एक पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए आपके पास, जो ग्रेजुअली आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देता रहेगा, डिविडेंड भी देता रहेगा, एंड आप अगर ग्रेजुअली इसको एक एसआईपी की सूरत में बनाना शुरू कर देते हैं तो दैट वुड बी हेल्पिंग यू फॉर योर गुड रिटायरमेंट सेविंग एज वेल। और ये भी बताइए ना कि अगर ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर की जाती है तो रिटर्न्स इसके कब से आना स्टार्ट होंगे? वेयर एज अगर हम थोड़ा सा रियल एस्टेट या फिर हम गोल्ड की तरफ जाते हैं तो वहाँ से रिटर्न्स कब तक आएंगे? तो ये हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको ये भी बताइए कि एक्चुअली व्हाट इज़ द सेफ प्लेस जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए? देखिए, स्टॉक मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा उठाएं आप 10-10 साल का, गोल्ड के साथ कंपेयर करें, रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करें, स्टॉक मार्केट हैज गिवन अ मैसिव रिटर्न्स। मैं अगर इवन आज के गोल्ड के हाई के रेट में बात करूं तो स्टॉक मार्केट हैज गिवन इनॉर्मस रिटर्न्स। यहाँ पे कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती है। एग्जैक्टली। सो मार्केट में डेफिनेटली वो फेजेस आते हैं, डिमांड सप्लाई, ज़ाहिर है प्राइस करेक्शंस आती हैं, बट इफ यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म, you ended up making money in the stock market no matter what, more than gold, more than real estate. राइट, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन और स्टिल इट इज़ अट्रैक्टिव मार्केट। दूसरा ये कि जी। ख़ासकर म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन ये भी बता देना कि म्यूचुअल फंड्स जो लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते, उनको नहीं पता कि किधर इन्वेस्ट करें, किस तरीके से इन्वेस्ट करें, तो म्यूचुअल फंड्स उनको कितना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन दिखा सकते हैं? देखिए, अगेन म्यूचुअल फंड्स हों या अब जो ईटीएफ लॉन्च हो गए हैं, वो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो नेमत है कि अगर वो आपको पोर्टफोलियो ट्रैक करने में हेल्प कर रहे हैं एंड दे आर चार्जिंग यू अ सर्टेन मैनेजमेंट फीस और समथिंग, दैट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप अपना हैसल नहीं रखना चाहते स्टॉक मार्केट डायरेक्टली एक्सपोजर लेने का, तो ट्रस्ट ऑन द फंड मैनेजर, ट्रस्ट ऑन द हम्म। राइट पीपल,
who know their job. I think ETF हो या ईटीएफ म्यूचुअल स्टार्ट फंड हो साइड चुका हो, है मार्केट के अंदर? ईटीएफ्स के हवाले से तो कोई जी ऐसी हमने बात नहीं सुनी है। पाकिस्तान में 9 ETF ट्रेड होते हैं एंड जेएस ग्लोबल इज द वन ऑफ द मार्केट मेकर ऑफ ऑल द ETFs. इवन जेएस ग्लोबल इज द ओनली ब्रोकर जिसके पास जो है वो बैंकिंग सेक्टर ETF है, जिसका रिटर्न जो है 125% है लास्ट ईयर का. राइट, सही। फारहान, आपने हमें काफ़ी डिटेल बताई है। वेल, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर पोजीशंस स्ट्रांग हो रही हैं, डे बाय डे लेवल्स भी हैं, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। साथ साथ इसलिए भी अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है क्योंकि स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में है। वेयर एज वी कंपेयर फ्रॉम रियल इस्टेट एंड गोल्ड, तो हमारे लिए जो एक ल्यूक्रेटिव मार्केट दिखाई देती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। वो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए एक ये राय है कि वो 52 वीक्स तक जो है उसकी चार्ट देख सकते हैं कि मार्केट का 52 वीक्स डेटा देखें और जो कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है उसको बाइंग कर सकते हैं। एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ दैट कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है लेकिन रिस्क फ्री हो जाता है। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से देखते चलते हैं क्या अपडेट्स हैं। वाओ, आज के दिन हम देख रहे हैं ऑल स्क्रिप्ट्स बीइंग इन दी ग्रीन टेरिटरी। पीटीसी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 4.44 का इजाफा देखा गया, 49.57 पे क्लोजर रहा, 60.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि BNL यानी कि बनीज लिमिटेड 1.29 का इजाफा, 14.15 पे क्लोजर, 51.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक थर्ड स्कॉट पे 0.13 का इजाफा देखा गया, 5.55 पे क्लोजर रहा, 46.95 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बड़ा अच्छा लगता है जब ये सारी ग्रीन परफॉर्मेंस दिखाई देती है। KOSM यानी कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 0.41 का इजाफा, 7.22 पे क्लोजर, 37.1 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम, इसमें अनचेंज ये आएगा यहाँ पर 1.84 इसकी क्लोजर प्राइस है, 28.91 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज की डिटेल्स आपने देखी हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं मार्केट के हवाले से आज हमने काफ़ी डिटेल बात की है। सेक्टर्स जो इंक्लूडेड हैं, खासकर जो एक ल्यूक्रेटिव दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, जो कि फरहान रिजवी भी यहाँ पर फोरकास्ट करते हुए दिखाई दिए, वो है अगर हम बात करें ENP सेक्टर एंड सिक्टिकल सेक्टर, जिसके अंदर सीमेंट है, स्टील है और ये तमाम सेक्टर्स आ जाते हैं। वेल, ये तमाम डिस्कशन जारी रहेगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान है और ऑफ कोर्स इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकातें होंगी इनकी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से भी मुलाकात होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यहाँ पर काफ़ी कीन दिखाई दे रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से तमाम जो डिसीजंस हैं वो बेहतरीन डायरेक्शन में हो। जहाँ क्रिप्टो के हवाले से आपको याद होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूँ कि इसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलराइज इसके जो है वो प्रॉपरली पूरे किए गए कि जितने रेगुलेशंस हैं, जितने क्लीचेस हैं वो डिसाइड किए गए और पाकिस्तान के लिए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इसको ऑफिशियली करेंसी को लेके आने के लिए काफ़ी मेजर्स दिए गए। तो आज हम इसके हवाले से डिटेल बात करेंगे। जब ऐसी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आएंगी क्रिप्टो के हवाले से, जब ऐसी डेवलपमेंट होगी तो ऑफ कोर्स इसके लिए जो अब ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। तो आज हम बाइनेंस के हवाले से भी बात करेंगे और बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, इसके फ्यूचर के, पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी, कितना ज़्यादा फ्यूचर है। खासकर यंगस्टर्स की बात करें तो इनकी इतनी पेनिट्रेशन है क्रिप्टो करेंसी में। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है इसके अंदर क्रिप्टो को यूज़ करना, इनके ATMs भी हैं तो बहुत ईजी है और पाकिस्तान के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी और पाकिस्तान इसको अगर प्रॉपरली अडॉप्ट करता है तो। और जब इतनी ज़्यादा मुलाकातें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स इसकी अडॉप्शन कंपलसरी है। आज हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तकरीबन $381 मिलियन के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई है। ये प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन होंगे, इसमें डिफरेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हुए प्रोजेक्ट्स भी हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जो एक खुशहाली है इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इंटेक्ट है और अब मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने तकरीबन $381 मिलियन के जो एक हम कह सकते हैं मंसूबे हैं इनकी मंजूरी भी दे दी है, इनकी अप्रूवल भी हो गई है। तो आने वाले दिनों में यकीनन इसके हम काम भी देखेंगे और इसके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। पाकिस्तान के जब डिफरेंट हम देख रहे हैं रिलेशनशिप जितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं
हैं बिजनेसेस के हवाले से और बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स की बात करें या फिर हम B2B रिलेशन की बात करें, वहीं हमारे पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ जो रिलेशंस हैं उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़ास कर इकॉनमी के हवाले से स्ट्रैटेजीज़ बनने लगी हैं और इसमें देखा जा रहा है कि दोनों मुल्क कैसे जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से ट्रेडिंग के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितनी कामयाबी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने मिस्र के साथ मिलकर ये स्ट्रैटेजी बनानी है। इसके ऊपर दोनों मुल्कों की मुलाकातें भी हो रही हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी इसमें इंटैक्ट दिखाई दे रही है और ये देखा जा रहा है कि कैसे हम इसके ऊपर जो है मज़ीद काम कर सकते हैं, मज़ीद इनोवेशन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, जब रिलेशंस की ही बात हो रही है तो ईरान एंड पाकिस्तान की बात करते हैं। ईरान एंड पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन $40 लाख से ज़ायद की 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। ये तीनों MOUs जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, बिजनेसेस के हवाले से काफ़ी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट्स भी आएंगे। ख़ासकर ईरान के हवाले से पहले भी बार्टर ट्रेड हो रही थी, पहले भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत चाहती है कि चीज़ें ईरान से आएँ। फूड सेक्टर के हवाले से, डिफरेंट चॉकलेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ी मार्केट है और उसको अनऑफिशियल करने से बेहतर है कि जितना हो सके ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड और तमाम क्रेडेंशियल्स पूरे करने के बाद हो। तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो काम किया जा रहा था, बैकग्राउंड में भी हमने इसके बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और अब तकरीबन $40 लाख से ज़ायद की 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं। इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों में बाहमी ताउन जो है वो यकीनन सामने आएगा। और हम बात कर रहे हैं IMF के हवाले से, विन विन सिचुएशन है। तमाम जितनी कंडीशनैलिटीज़ थी, जितनी चीज़ें थी, IMF का जितना होमवर्क था पाकिस्तान फुलफिल कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है और पाकिस्तान के लिए $1.2 बिलियन की जो मंजूरी है, यानी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है, तो इसकी जो मज़ीद एक अप्रूवल है वो आज होगी और इनफैक्ट लग तो ये रहा है कि हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये कि आज का डे है। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कल हम आपको ये खबर दें कि हो चुकी है तो बहुत अच्छा होगा। और ऑफ कोर्स $1.2 बिलियन की जो ट्रांच आएगी तो उससे मार्केट भी रिएक्ट करेगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इकॉनमी के हवाले से भी, हमारे रिजर्व्स के हवाले से भी अच्छे नंबर जनरेट होंगे। IMF के प्रोग्राम में हम हैं, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF प्रोग्राम में है। इससे पहले हम SBA प्रोग्राम में थे। वो 9 मंथ्स का प्रोग्राम था जिसमें तमाम कंडीशनैलिटीज़, जिसमें तमाम चीज़ें हमने प्रॉपरली फुलफिल की थी। और अब जबकि हम EFF में, तो आपको पता है कि हम ज़्यादा कोई रिबेट्स या ज़्यादा सब्सिडाइज चीज़ें नहीं कर सकते। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी तमाम इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद अपनी इकोनॉमी को अलाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम ये भी बात करेंगे, GCC ममालिक की बात करें यानी खलीजी ममालिक के साथ तिजारत के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। ये वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब मियां मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जबकि हम देख रहे हैं कि फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ने तमाम हम कह सकते हैं प्लानिंग्स के हवाले से या पॉलिसी जो बनाई हैं वो एक प्रॉपरली इकॉनमी को बूस्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लास्ट टाइम एक था ना कि बूम एंड बस्ट साइकिल, लेकिन हम अब हमें बूम की तरफ जाना है, तो हम बूम साइकिल की बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स GCC कंट्रीज़ में, चाहे वो UAE हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या ओमान की बात करें, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, तो हमारे पास ये तमाम जो ममालिक हैं इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से कर चुके हैं। और दोहा फोरम कन्वेंशन में ये जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसके अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी के जो एक नए हम कह सकते हैं बाब है वो खुल रहे हैं, ख़ासकर GCC कंट्रीज़ के साथ, चाहे फूड सिक्योरिटी हो हमारे पास या डिफरेंट एक्सपोर्ट के मौके हों। आज हम बात करेंगे ऑफ कोर्स 1 जनवरी से इजाफी LNG आलमी मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। ये भी हमारे पास न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। ENP के हवाले से इससे ये होगा, वज़ीर पेट्रोलियम ने ये बताया है कि इससे हमारे लिए जो इंटरनेशनली एक मार्केट्स हैं वो ओपन अप हो जाती हैं, हमारे पास इजाफी जो चीज़ें हैं उसके भी हमें अमाउंट मिल जाएंगे, हमारे इंपोर्ट बिल पे एक बर्डन है वो भी कम होगा और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी कि हमारी जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और आपको लास्ट न्यूज़ दें वो ये कि 1 करोड़ घरों तक तेज़ रफ्तार जो नेट है उसको पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। ख़ासकर यहाँ पर इंटरनेट की रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। ये एक टास्क है जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरा करेगी। इस पर एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में तरक्की के लिए $381 मिलियन के 3 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिससे पाकिस्तान के इंसानी वसाइल और ज़रूरी मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ज़राई शोबे के लिए $120 मिलियन कर्ज और $4 मिलियन ग्रांट फ्राहम की गई है, जिसका मकसद जदीद और माहौल दोस्त ज़राई मशीनरी को फ़रोग देना है। इस मनसूबे से बराह रास्त 2,20,000 दही खानदान मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि 15,000 खवातीन को जदीद महारतों की तरबियत दी जाएगी। पंजाब मुल्क की गजाई ज़रूरियात का मरकज़ है, जहाँ गंदम की 75%, चावल की 69% और मकई की 91% पैदावार होती है। इसलिए जदीद मशीनरी से पैदावार में इजाफा और लागत में कमी मुतवक्के है। तालीम के शोबे में ADB ने सानवी सतह पर साइंसी, टेक्नोलॉजी, रियाजी और कंप्यूटर तालीम को जदीद बनाने के लिए $107 मिलियन की मंजूरी दी है, जिसमें $100 मिलियन कर्ज और $7 मिलियन ग्रांट शामिल है। इस मंसूबे का मकसद नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग हुनर फ्राहम करना और डिजिटल दौर के लिए तैयार करना है। सेहत के शोबे में $150 मिलियन का कर्ज नर्सिंग तालीम को बेहतर बनाने और मजबूत हेल्थ वर्क फोर्स तैयार करने के लिए दिया गया है। इस मंसूबे के तहत नया निसाब, असातिज़ा की तरबियत और डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इसके अलावा लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में जदीद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और तरबियती मराकज़ कायम किए जाएंगे, जहाँ सिमुलेशन लेबॉर्ट्रीज, डिजिटल लर्निंग सहूलियात और मर्दों खवातीन के लिए मसावी मौक़े फ्राहम किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक के ये मंसूबे पंजाब में ज़रूरी पैदावार, तालीमी मयार और सेहत के निज़ाम को एक नई समत देंगे, जो बिलाखिर कौमी मईशत के इस्तेहकाम और अवामी फलाह में अहम किरदार अदा करेंगे। जब हम बात करते हैं R&D के हवाले से, जब हम बात करते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के हवाले से, तो ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट्स, इनके जो एक रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ओवरऑल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर जासिम अनवर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जासिम साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं डॉक्टर जासिम साहब को भी वेलकम करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि हमारे पास जितने सारी इकोनॉमी के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर टैक्सेशन के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से चीज़ें काफ़ी अलाइन हो रही हैं। और अभी हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ कोर्स यहाँ पर जब प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो ख़ासकर प्रोजेक्ट्स के हवाले से एजुकेशन के अंदर इन्होंने जो एक इंटैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास रूम मौजूद है कि इसको हम मज़ीद बेटर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, कमोडिटीज़ देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,40,835 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,78,347 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड पर आउंस $4,197.36। आप देख सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में कमी देखी गई है, इंटरनेशनली भी, लोकली भी। जबकि ऑयल WTI पर बैरल $59.43, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.11। आज के जो ऑयल प्राइसेस हैं हमने देखे, इसमें थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि अनचेंज सिनेरियो देखा गया है, जबकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। नेक्स्टली हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.69 रुपीज़, सेलिंग वॉज 327.27। यूके पाउंड बाइंग रही 373.95 एंड सेलिंग वॉज 374.52। US डॉलर बाइंग रही 280.3, सेलिंग वॉज 280.8 एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.06, सेलिंग वॉज 40.13। नेक्स्टली कुछ करेंसी रेट्स अपडेट्स और भी मौजूद है हमारे पास GCC कंट्रीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल बाइंग रही 74.68 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.82। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.85, सेलिंग वॉज 76.99 रुपीज़। कतरी रियाल बाइंग रही 76.93, सेलिंग वॉज 77.06 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 913.59, सेलिंग वॉज 915.22। ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। डॉक्टर जासिम अनवर साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी अस्सलाम। वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू सर।
सबसे पहले जासिम साहब ये बताइए, हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ासकर हमने देखा है कि बाइनेंस की जो एक सीनियर क़यादत है वो पाकिस्तान में आ रही हैं, यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात कर रही हैं, तो हमारे पास जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, फील्ड मार्शल, उन सब से मुलाकातें होंगी। कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, सबको बताइए। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है फॉर क्रिप्टो, और इन स्पाइट ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो अभी इन प्लेस हो रहे हैं, उतनी डीप पेनिट्रेशन अभी हमारी नहीं हुई, स्टिल द पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो करेंसी is enormous in term of the businesses, जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो लेयर के लिए लोग यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो जो मुल्क, मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान उसमें लीड कर रहा है इस रीजन में। जो मुल्क उसमें आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा, वो पूल बड़ा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इससे वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, और पाकिस्तान उसमें लीड ले रहा है। और इसीलिए जो डेलीगेशन भी आ रहा है मायंस का, वो भी एक इसी डायरेक्शन में एक फर्दर डेवलपमेंट हो रही है कि क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस होंगे, वॉल्यूम क्या होगा, ट्रेड उसको कैश करने के लिए क्या रेगुलेशन होंगी, इससे नंबर ऑफ थिंग्स। क्योंकि कुछ लोग तो ट्रेड क्रिप्टो में ट्रेड भी करते हैं ना, लेन देन भी होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे रेगुलेशंस भी होते हैं कि कितनी क्रिप्टो से आप एटीएम से पैसे बाहर निकाल सकते हैं, कि जो कि इंटरनेशनली हो रहा है। एग्जैक्टली। चलें जी, इट्स अ बिग डिबेट, इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने रिपोर्ट भी देखी थी हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 3 हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने तकरीबन $381 मिलियन जो है वो लगाए हैं, उसकी मंजूरी हो गई है। कितना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स? देखें, नंबर 1 ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट जो है वो जो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक मेजर रोल रख रहा है, एक मेजर शेयर रखता है, जिसमें नर्सिंग का ह्यूमन कैपिटल भी है और जो एजुकेशन का भी है। इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर जो वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फाइनेंसिंग के ऊपर लोगों की ट्रेनिंग्स भी शामिल है। तो मेजॉरिटी कंपोनेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को एड्रेस करेगा। तो देखिए, हमें जब ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा जो एडुकेटली इक्विप्ड होगा टू द लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स, के वो उसको फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मेडिसिन की, नर्सिंग प्रैक्टिसेस, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक एडिशनल बेनिफिट है, जब हम एक पूल ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर लेंगे नर्सिंग का या बाकी शोबों का, हम एक एक्सपोर्ट ह्यूमन कैपिटल का एक्सपोर्ट भी कर लेंगे जी ऑलरेडी, क्योंकि उन करिकुलम रिफॉर्म्स भी इसमें शामिल है कि वो करिकुलम जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, उसके एक्रेडिशन स्टैंडर्ड्स आलमी मेयार के हों, वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट हुआ है। तो जब भी देखें कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक किसी भी फाइनेंसिंग करता है, हुआ कुछ ग्रांट हो या वो लोन हो, उनके अपने को रेगुलेशंस भी हमने फॉलो करने होते हैं। उन रेगुलेशंस का बेनिफिट ये होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। सो एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम उसके अंदर एक इंटरनेशनल करिकुलम के ऊपर लोगों को ट्रेन कर लेंगे, और वही ह्यूमन कैपिटल कहीं जब किसी और मुल्क में भी जाएगा तो वो उसको इजीली एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर हमारे मुल्क में भी रहते हैं तो हमारे मुल्क के लिए भी फायदा, हमारे मुल्क के लिए तो है ही है जी फायदा। अच्छा, पाकिस्तान के डिफरेंट बिजनेस रिलेशनशिप हैं, जैसे पाकिस्तान इजिप्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाने पे काम हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ 3 MOU साइन कर चुका है, तकरीबन $40 लाख के। खासकर हम देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये दोनों कंट्रीज। एक तरफ हम ईरान के साथ पहले ही अनऑफिशियल या बार्टर ट्रेड देखते थे, अब इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड एक ट्रेड के हवाले से देखेंगे। मैं तो इसको यूँ करूँगा कि कुछ प्रीवियस प्रोग्राम से आपको याद होगा, रिकॉल कि हमें सेंट्रल एशियंस इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान और इन कंट्रीज़ की तरफ जाना है। अब ईरान इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। देखिए, हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हम कल्चर शेयर करते हैं, हम सो मेनी थिंग्स करते हैं। हमारे लिए बहुत चीपेस्ट होगा, कम कॉस्ट लगेगी कि हम कोई भी ट्रेड, भले वो मिनरल्स की है, भले वो ऑयल की है या वो गैस की है या अगर इलेक्ट्रिसिटी की है। इसके अलावा ईरान ने आलात जराही में, एग्रीकल्चर में और इवन जो ये मेडिसिन की प्रोडक्शन है उसमें बहुत डेवलपमेंट कर ली है। तो अगर हमारी जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं इनमें कुछ सर्टन हेल्थ सेक्टर भी शामिल है उसमें,
तो ये एक एडवांस डेवलपमेंट है और हमारे लिए तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है कि हम ईरान के साथ जो है ना अपनी बायलैटरल ट्रेड को इम्प्रूव करें। अच्छा जासिम साहब, ये भी बताइए कि आईएमएफ से हमारी तमाम जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं, तमाम होमवर्क बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, आज अगेन एक और अप्रूवल है। तो हाउ डू यू थिंक कि कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना चाहिए कि कल हम जब बैठेंगे तो हमारी ये अप्रूवल्स हो चुकी होंगी? देखिए, असल चीज़ ये होती है कि आपकी कंप्लाइंस क्या है, जो आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, या जो सर्टन एक्सपेक्टेशंस आईएमएफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फाइनेंस डिवीजन और स्पेशली उसमें एफबीआर या टैक्स के हवाले से कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं, वो हम कितनी फुलफिल करते हैं। स्टेट ओन लीडर्स को हम कितना वो देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर ओवरऑल देखें तो वी ऑलमोस्ट आई थिंक फुलफिल्ड ऑल देयर एक्सपेक्टेशंस। मुझे तो पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है कि जो 1.2 हमारा अरब का ये ट्रेंच होगी, ये लाइकलीहुड इसी का है कि इसका बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा और ये बहुत जल्दी हमारे फाइनेंसिंग सिस्टम में आ जाएगी। जी अच्छा, इसके साथ साथ जीसीसी कंट्रीज़ के साथ तजारत के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। दोहा में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा ये जो कि इस फोरम पे, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी का एक नया दौर है वो जीसीसी कंट्रीज़ के साथ आगाज़ हो चुका है। जी देखिए, अगेन आई रिकॉल, ये एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डेवलपमेंट है, उसके अंदर ये चल रही हैं चीज़ें। अब उसमें जीसीसी के साथ अर्लियर हमने कोई एमओयूज़ किए थे, कोई ट्रेड के ऊपर, कोई टैरिफ के ऊपर, कुछ इंटरनेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, कुछ ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। अब वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होने शुरू हो गई है। राइट, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर जासिम साहब। इट्स अ वेरी क्विक हमने जो है एक सेशन की, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इकोनॉमी के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।